वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने जो डायनामिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, उस लेक्चर सीरीज़ के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो है सर्कुलर, हमारा जो सर्कुलर मोशन है, वर्तुल गति जिसे कहते हैं। तो उसमें हमने एक जो लेक्चर सीरीज़ है जो हुक्स लॉ से थी, इलास्टिसिटी से थी, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स के सारे क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति। तो देखिए, सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि यदि कोई कण या फिर कोई एलिमेंट कोई एक सर्किल के अंदर गति करता है, सर्किल के अंदर सर्कुलर मोशन की गति करता है, तो वो उसकी गति सर्कुलर गति कहलाएगी। और इस सर्कुलर गति का हम दो तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। या तो कोई जो एलिमेंट है वो सर्किल के अंदर उसके आंतरिक सतह, इंटरनल सरफेस पे मोशन करे, या फिर हो सकता है हम इसको सर्कुलर जो पाथ है उसके बाहर वाले जो पाथ है सर्कुलर के आउटर जो पोर्शन है वहाँ पे गति कराएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम कोई सर्कुलर मोशन, हम सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, उसके अंदर एक एलिमेंट है जो ए पॉइंट पे है, हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये इस सर्कुलर पाथ के अंदर है ये, और ये पूरा जो सिस्टम है गुरुत्वाकर्षण जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकली, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है इस टाइप से। तो यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको हम इनिशियल वेलोसिटी u हम उसको दे देते हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है इनिशियल वेलोसिटी u, उस वेलोसिटी u को देने पे क्या होगा कि जो इंटरनल सरफेस पे जो एलिमेंट उसकी गति किस प्रकार से होगी, वो एलिमेंट यहाँ से गति करता 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 ऐसे इस प्रकार से सर्कुलर अंदर गति करेगा। तो हमको इसकी गति का समीकरण निकालने के लिए और हम ये चेक करने के लिए कि ये पूरा सर्कुलर पाथ तय कर पाएगा या फिर तय नहीं कर पाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसका वेग कितना है, ये सब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, उस इनिशियल वेलोसिटी u पे हमने इसको छोड़ दिया, और हम मान लेते हैं कि वो एट ए टाइम t पर एक जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया। हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P, नाम दे देते हैं। इस पॉइंट P पर वो ऑब्जेक्ट आ गया है। अब हम यहाँ से इसकी जो मोशन है इसका निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि एट ए टाइम t पर जब वो पॉइंट P पे है, तो उसका जो लाइन है जो कि इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से आती है, वो एंगल क्या बनाती है, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है। तो अब यहाँ से हम किसकी गति का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारा होता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी u थी, हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लगा सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्थितिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, क्योंकि हाइट इसकी पहले यहाँ थी, अब हाइट यहाँ हो गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसने कुछ स्थितिक ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से निकाल सकते हैं हम, वो निकाल सकते हैं चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन है। और गतिज ऊर्जा हमें पता है क्या होती है, हाफ इंटू mv² वेलोसिटी स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिखते हैं इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हम इससे लिखते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिखते हैं। तो सबसे पहले चेंज क्या होता है, जो इनिशियल था माइनस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu²। ठीक है, ये होगी माइनस फाइनल हाफ एनर्जी थी, इसकी फाइनल एनर्जी थी वो ये थी, तो वो हो जाएगी हाफ mv² इज इक्वल टू गेन इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg इंटू उसकी हाइट। तो यहाँ से लिख सकते हैं mg, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट अब यहाँ से देखेंगे यहाँ थी और इसकी हाइट यहाँ थी, तो ये जो हाइट है ये इसने अटेन की है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं mg इंटू an। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, an क्या है, यहाँ से देखोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर से an है AO माइनस ON। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AN इज इक्वल टू AO माइनस ON, और AO हमारा है A और ON है, यहाँ से देख सकते हो ON है A cos थीटा। इस ट्रायंगल से देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो an की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, an की वैल्यू आ जाएगी a, इसको यहाँ से लिख सकते हैं mg इंटू a 1 माइनस कॉस थीटा।
और इसके वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब हम यहाँ पे यदि इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लिया जाएगा तो हम यहाँ से सॉल्व करके v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर क्या ले सकते हो, यू स्क्वायर माइनस 2AG, यू स्क्वायर माइनस 2AG, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई वी स्क्वायर की। तो यहाँ पे एट ए टाइम टी पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी इस फॉर्मूले से दी जाएगी। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसी टेक्निक का यूज़ करके चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूज़ करके हम यहाँ से वी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको यदि निकालना पड़ेगा कि जो रिएक्शन फोर्स है यदि इसकी वैल्यू निकालने की, रिएक्शन फोर्स कैसे वैल्यू निकालोगे, तो रिएक्शन फोर्स की हम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि कोई एलिमेंट है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मोशन कर रहा है तो हमको ये पता होता है कि उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मोशन के लिए उसका जो अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, वो हमारे उस मोशन में जो उसका रिएक्शन फोर्स है उसके द्वारा दिया जाता है। तो टोटल रिएक्शन फोर्स हमें कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से देख लेते हैं कि सबसे पहले तो एक फोर्स लग रहा है mg, तो इस mg का भी एक पोर्शन होगा इस जो रिएक्शन फोर्स के डायरेक्शन, तो ये वो यहाँ हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा ये वाली डायरेक्शन में हो जाएगा। तो टोटल जो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, टोटल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, r तो उस डायरेक्शन में r और उसमें से माइनस mg cos थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके वैल्यू हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रीय बल के बराबर, और वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r, m और v वेलोसिटी इसकी है mv स्क्वायर अपॉन r, मतलब उस r का मतलब है उस सर्कुलर पाथ की त्रिज्या, और उसकी त्रिज्या है यहाँ से a, तो यहाँ से r का फॉर्मूला हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। और यहाँ से लिखने के बाद हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r इज इक्वल टू, ये मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे जो v स्क्वायर है वो v स्क्वायर इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन a u स्क्वायर, यहाँ से रखोगे ना जब v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे u स्क्वायर के फॉर्म में रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी इस रिएक्शन फोर्स की। तो यहाँ से इस वाली जो जो हमारे कैलकुलेशन की, यहाँ से हमने वेलोसिटी भी निकाली इस पॉइंट P पे, और यहाँ पे इस पॉइंट P पे हमारा जो प्रतिक्रिया बल है RB वो हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ से अलग अलग केस देखेंगे कि अलग अलग केस कैसे देखेंगे हम, कि फर्स्ट केस हमारे पास आता है कि यदि हम देखते हैं कि कोई कण यहाँ से गति स्टार्ट करता है और यहाँ तक पहुँचता है, तो यदि मान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि उस कंडीशन में जो हमारा जो एलिमेंट है वो पूरा सर्कुलर पाथ अटेन कर लेगा। मतलब कई बार हो सकता है कि हम देखते हैं कि जब इसको हम यहाँ पे एलिमेंट को यदि कुछ वेलोसिटी दे दें तो वो आधे रास्ते रुक के वापस लौट जाता है, लेकिन हमको वो कंडीशन नहीं करनी, हमको देखनी है कि ऐसा क्या वेग है जिससे कि वो पूरा एंगल, पूरा जो यहाँ तक आकर पूरा सर्कुलर पाथ अटेन कर ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हमने देखा था कि यदि हम उस कंडीशन को देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है पूरा जो मोशन है उसको कंप्लीट कर ले, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो अभी v वेलोसिटी और जो हमारा रिएक्शन फोर्स निकला है, जो हमने अभी निकाला था, उसके अंदर यदि हम देखते हैं कि हम कंप्लीट मोशन के लिए कण को इस जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा बी पॉइंट तक। यदि बी पॉइंट तक वो पहुँच जाता है तो उसके बाद वो वापस वो पूरे कंप्लीट गति कर लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे वेलोसिटी और रिएक्शन फोर्स जो आया था उसके अंदर यदि हम थीटा के वैल्यू पाई रख देते हैं तो हमारे पास वो पता चल जाएगा कि जो टॉप पॉइंट बी पर है उसकी वेलोसिटी कितनी है और टॉप पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स कितना है। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे वी का जो फॉर्मूला था यहाँ पे, हमारे वी के फॉर्मूले में यदि हम थीटा की वैल्यू पाई रख देते हैं तो हमारे जो वी के फॉर्मूले में पाई रखने पर वी बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस
4Ag। इसी प्रकार से यदि हम जो रिएक्शन फोर्स था, उस रिएक्शन फोर्स में थीटा इक्वल टू पाई रख देते हैं तो हमारे पास उस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट बी पे, और वो आ जाएगी m/a u स्क्वायर माइनस 5Ag। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमको ये बता रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का पॉइंट बी पे वेग कितना है और उस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल कितना है। अब यहाँ से अलग अलग हम कंडीशन देखते हैं कि अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला केस देखते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट बी पे वेग आया है और जो रिएक्शन फोर्स आया है उस पर हम सबसे पहले केस देखते हैं। तो केस फर्स्ट आता है हमारा कि हमारा यदि यू स्क्वायर की वैल्यू यदि 5Ag से ज़्यादा है, तो यहाँ से हम देखते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट हम अलग अलग केस देख रहे हैं कि यदि हम जो इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं तो उस u की वैल्यू निकालते हैं कि यदि हम इनिशियल वेलोसिटी u हम ऐसी अलग अलग केस पे निकालते हैं कि u का मान क्या हो जिससे कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। u की वैल्यू अगर किसी वैल्यू से कम हो तो क्या ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। रिएक्शन फोर्स किस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, किस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो यदि हम फर्स्ट केस देखते हैं कि हमारा यदि u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी u, यदि उस u की वैल्यू 5Ag से बड़ी हो जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा 5Ag। हमने जस्ट अभी ये देखा था कि हमारा जो वेलोसिटी थी v स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी u स्क्वायर माइनस 4Ag आई थी, और जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू निकल के आई थी m/a u स्क्वायर माइनस 5Ag। तो यदि u स्क्वायर की वैल्यू 5Ag से बड़ी होगी तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो Vb है, Vb उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, और Rb जो रिएक्शन फोर्स है पॉइंट बी उस पे वैल्यू भी जीरो है। तो यहाँ से मतलब होगा कि यदि हम इनिशियल वेलोसिटी हमारी यदि u स्क्वायर है वो 5Ag से बड़ी है तो जो पार्टिकल है वो टॉप पॉइंट बी पर पहुँच जाएगा और पूरे सर्किल को कवर कर लेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि कंप्लीट जो मोशन होगा, कंप्लीट क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में। यदि हम केस टू देखते हैं, कि यदि हमारे जो वैल्यू है वो यू स्क्वायर की वैल्यू है यदि वो 5Ag से कम है, तो यदि हम मान के चलते हैं कि यू स्क्वायर की वैल्यू 5Ag से कम है, तो इस केस में क्या होगा, यू स्क्वायर की वैल्यू 5Ag से कम है तो यह हमारा क्या हो सकता है कि जो फॉर्मूले में देखा Vb और Rb है वो किसी भी पॉइंट पे हम क्या हो सकता है कि वो किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से निकाल लेते हैं। Vb निकला था हमारे पास मतलब वो एंगल निकालते हैं कि किस एंगल पे जीरो, थीटा के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो वी स्क्वायर के निकालते हैं यहाँ से, जो वी स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास, तो उस वी स्क्वायर के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आया था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2Ag प्लस 2Ag कॉस थीटा, ये हमारे वी स्क्वायर का फॉर्मूला था। ठीक है, और ये हमारा जो R का जो फॉर्मूला था वो था R इक्वल टू m/a u स्क्वायर माइनस 2Ag प्लस 3Ag कॉस थीटा। तो हमारे पास ये ले लेते हैं कि यदि हम यू स्क्वायर लेस देन 5Ag है तो हमारे पास ये जो फॉर्मूले थे इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग, इसमें भी केस टू में भी दो केस बन जाएंगे कि जब हमारे पास मतलब जब यू स्क्वायर वैल्यू 5Ag से कम होगी तो इन दोनों की वैल्यू किसी की भी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं यदि वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उसके लिए थीटा निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू मान लेते हैं थीटा इक्वल टू θ1। दूसरा केस ले लेते हैं जब हमारा रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए तो उस पर थीटा की वैल्यू लेते हैं θ2 ले लेते हैं। तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं हम कि किस पॉइंट पे, तो यहाँ पे यदि v की वैल्यू जीरो रखेंगे और थीटा की वैल्यू हम θ1 रखेंगे तो यहाँ से cos θ1, यहाँ से cos θ1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2Ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2Ag। जैसे यहाँ से v की वैल्यू रखोगे, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2Ag अपॉन 2Ag, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, cos θ1 की। और ऐसे ही जब r के लिए यहाँ पे जीरो रखोगे तो θ2 के निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से cos θ2 इसके वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसके वैल्यू निकालोगे
तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG। ये तो वैल्यू निकल के आएगी θ1 cos θ1 cos θ2। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि यदि यू स्क्वायर लेस देन 5AG है तो इस एंगल पे तो V0 हो जाएगा और इस एंगल पे क्या हो जाएगा, U का मान 0, सॉरी R का मान 0 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन 0 होगा, V0 होगा या फिर V2 0 होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारा मान लेते हैं कि यदि V R से पहले 0 हो जाता है, यदि V R से पहले 0 होता है, यदि ये जो V है ये इस R से पहले 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि θ1 जो हमारा है वो छोटा होगा θ2 से। तो यहाँ से क्या होगा, θ1 इज लेस देन θ2। और हमको पता है कि जो कॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। थीटा को यदि लेस देन θ1 की लेस देन θ2 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि इसका कॉस लेंगे तो कॉस θ1 बड़ा हो जाएगा, कॉस θ1 कॉस, क्यों, क्योंकि कॉस का हम ग्राफ खींचते हैं तो कॉस का ग्राफ देखो कुछ ऐसा होता है, यहाँ से ये डिक्रीजिंग फलन होता है। जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ से यदि छोटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा। तो कॉस θ1 की वैल्यू ये है, कॉस θ2 की वैल्यू ये है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2AG माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AG, इसकी वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकल के आ जाएगा कि यू स्क्वायर इज लेस देन, अब इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ से यू स्क्वायर इज लेस देन 2AG, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी यू स्क्वायर लेस देन, तो मतलब यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ गई है कि यू स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट की सबसे, ये केस किस में चल रहा था, ये सबसे पहले केस चल रहा था कि यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5AG, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि यू स्क्वायर की वैल्यू यदि 5AG से कम है तो यू भी 0 हो सकता है, सॉरी वी भी 0 हो सकता है और आर भी 0 हो सकता है। लेकिन यदि यू स्क्वायर की वैल्यू 2AG से छोटी होगी तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वी 0 हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, आर 0 होगा। यहाँ से एक कंडीशन हमारी निकल के आ चुकी है। अब हम केस लेके चलते हैं, अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि सबसे पहले V R से पहले 0 हो जाता है, यदि हम ऐसे लेके चलते हैं कि V और R यदि दोनों एक साथ 0 होते हैं, V और R एक साथ 0, V और एक साथ 0 होंगे तो उसमें क्या होगा, θ1 इज इक्वल टू θ2। यहाँ से आ गया cos θ1 इक्वल टू cos θ2। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से इन दोनों को बराबर करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर की वैल्यू 2AG। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर करोगे 2AG माइनस यू स्क्वायर इज लेस देन 2AG इक्वल टू 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ से इनको बराबर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर का मान 2AG। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि यदि यू स्क्वायर की वैल्यू 2AG इनिशियल वेलोसिटी यदि 2AG के बराबर होगी तो वी और आर एक साथ 0 हो जाएंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जैसे कण की वेग 0 होगा तो वो r0 का मतलब है कि उसका जो प्रतिक्रिया बल है वो 0 हो जाएगा, जो कण है वो क्या करेगा, सतह को छोड़ देगा। यदि हमारे पास यू स्क्वायर की वैल्यू यदि 2AG से कम होगी तो उस केस में क्या होगा कि V R से पहले शुरू हो जाएगा, मतलब कण जाके सबसे पहले चलेगा वेलोसिटी 0 होगी उसके पहले, उसके बाद में फिर वो सतह छोड़ेगा। तो यहाँ से ये दो कंडीशन पता चल गई। और तीसरा केस हम लेते हैं कि यदि R V से पहले 0 हो जाता है, ये तो हमारा ये हो गया। और तीसरा केस हम क्या ले लेते हैं कि हमारा जो R है वो V से पहले 0 हो जाता है। तीसरा केस हम ले लेते हैं कि R V से पहले 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 हो जाएगा और उस cos θ1 इज लेस देन cos
थीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर तुलना करोगे तो 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2AG लेस देन 2AG माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3AG हो जाएगा। और यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे यू स्क्वायर की तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी यू स्क्वायर की वैल्यू 2AG से हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास तीनों केस आ गए कि जब V R से पहले शून्य किस पॉइंट पे होगा, एक साथ शून्य दोनों किस पॉइंट पे होंगे, और R V से पहले शून्य किस पॉइंट पे हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि तीनों को कंबाइन रूप से हम ये लिख के कह सकते हैं कि यदि हमारा यू स्क्वायर है उसके वैल्यू लेस देन 2AG और 5AG, इन तीनों को कंबाइन रूप से हम कह सकते हैं कि यदि यू स्क्वायर की वैल्यू 2AG से बड़ी है और 5AG से छोटी है तो उस केस में क्या होगा कि कण किसी बिंदु को वर्तुल गति को छोड़कर प्रक्षेप्य गति प्रारंभ करेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि यू स्क्वायर की वैल्यू 5AG से बड़ी है तो सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा, वी स्क्वायर की वैल्यू यदि 5AG से कम है और 2AG से बड़ी है तो यहाँ से क्या होगा, कण हमारा छोड़ देगा इस मोशन, मतलब सर्कुलर गति को छोड़ के प्रक्षेप्य गति या फिर परवलयिक गति स्टार्ट कर देगा। यदि यू स्क्वायर की वैल्यू 2AG से भी छोटी है तो यहाँ से क्या होगा कि V पहले ही शून्य हो जाएगा और R बाद में शून्य होगा। तो यहाँ पे और 2AG से छोटे होने पे क्या होगा, कण गति करेगा, 0 होगा, फिर वापस आ जाएगा। यदि यू स्क्वायर की वैल्यू 2AG से बड़ी है तो वो गति करता रहेगा लेकिन वो छोड़ के परवलयिक गति करने लग जाएगा, और 2AG से छोटा होने पे जाके वापस लौट के आ जाएगा। 5AG से बड़े पे पूरा सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हम ऐसे इसको कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कण परवलयिक गति या प्रक्षेप्य गति करता है तो उस वाले केस को हम देखते हैं कि उस केस में किस प्रकार से गति होगी। तो देखिए हमने अभी तक ये देख लिया था कि यदि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है u, यदि उसकी वैल्यू यू स्क्वायर कर लो 2AG से 5AG के बीच में होगी तो हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल यहाँ से u वेलोसिटी से छोड़ा गया वो किसी पॉइंट P पे सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा, और सर्कुलर मोशन को छोड़ करते कैसी गति करेगी, प्रक्षेप्य गति या फिर पैराबोलिक गति करेगा। तो उस गति का अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे यू स्क्वायर जो कि है 2AG और 5AG के बीच से छोड़ा गया है, और यहाँ पे P पॉइंट पे वो सतह को छोड़ देता है और प्रक्षेप्य गति करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, जब प्रक्षेप्य गति करना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी तो होगी लेकिन उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यदि हम r की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आती है 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG, मतलब वो एंगल हमको पता चल जाता है कि किस एंगल पे वो रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वो एंगल हमने मान लिया कि थीटा एंगल पे रिएक्शन फोर्स 0 हो जाता है, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो और हम ये मान लेते हैं कि जो प्रक्षेप्य गति स्टार्ट करता है तो प्रक्षेप्य गति पैराबोलिक गति का जो एंगल है, इनिशियल एंगल, वो अल्फा है। तो यहाँ से हम अल्फा और थीटा के अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू कॉस अल्फा में निकाले तो कॉस अल्फा इसका माइनस होकर ये वैल्यू आ जाएगी। और यदि हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी का हमारा जो फॉर्मूला था यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम ये रख सकते हैं यहाँ से, और कॉस थीटा की वैल्यू ये रखने पे वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3, और उसको शॉर्ट फॉर्म में यदि अल्फा के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो अल्फा की फॉर्म आ जाएगी AG कॉस अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रक्षेप्य गति यदि कोई कण स्टार्ट करता है तो उस प्रक्षेप्य गति की इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और इस प्रक्षेप्य गति का यदि हम समीकरण निकालना चाहें कि इस प्रक्षेप्य गति का क्या समीकरण होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, और वो जो समीकरण होगा वो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। वो जो समीकरण होगा हमारा जो प्रक्षेप्य गति होती है उसका जो समीकरण है
वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा परवलय पथ का समीकरण, जो परवलय जो पथ होगा, इस ये पथ है डॉटेड, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय पथ का समीकरण, जो परवलय पथ का जो जनरल समीकरण होता है उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आपको वैसे याद कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए कॉस स्क्वायर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो किसी ये जनरल समीकरण प्रक्षेप्य गति का, लेकिन इस प्रक्षेप गति के लिए हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू है ए जी कॉस अल्फा। तो यहाँ से हम रख सकते हैं, तो इस वाले प्रक्षेप गति का समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए जी कॉस अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा ए जी कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा, यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारे क्या है, प्रक्षेप्य गति का परवलय समीकरण या फिर परवलय का समीकरण। अब यदि हम इस जो वृत्तीय पथ है और परवलय का जो समीकरण है उसका यदि प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, किस बिंदु पे ये कर्ण आके टकराएगा, यहाँ पे उस बिंदु को क्यों नाम दे देते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस वृत्त का समीकरण निकालेंगे। तो वृत्त का समीकरण निकालने के सबसे पहले हम वृत्त का केंद्र निकालेंगे। तो यदि इस पॉइंट को मूल बिंदु मान के हम एक्स और वाई एक्सिस रखें तो यहाँ से हम वृत्त का केंद्र आ जाएगा ए साइन थीटा और माइनस ए कोस थीटा। कैसे आया, क्योंकि हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये यदि लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है हो जाएगी ए कॉस थीटा। ठीक है, और यदि हमको एक्स एक्सिस पे निकाला तो यहाँ से माइनस में आएगा तो माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस ये आ जाएगी ए साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगा, सर्कल का सेंटर निकल जाएगा। तो सर्कल का समीकरण कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए साइन थीटा प्लस वाई माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, यह सर्कल का समीकरण होगा। और हमने इस परवलय का समीकरण भी निकाला था, तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आ जाएगा वही आ जाएगा। तो यहाँ से वो ये कह सकते हैं जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये हो जाएंगे। तो जो हमारा परवलय यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, परवलय का जो समीकरण निकल चुका है, अब हम निकाल सकते हैं कि इस परवलय की यदि हम और कंडीशन निकालें तो यहाँ से हम एक और चीज़ भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा चाप बी क्यू है, ये जो बी क्यू है, ये जो बी क्यू जो चाप की लंबाई है, हम एक चीज़ और प्रूफ कर सकते हैं, जो बी क्यू चाप की लंबाई है ये लंबाई है 3 गुणा पी इंटू बी। मतलब हम यहाँ से एक कंडीशन और प्रूफ कर सकते हैं, जो पी बी की लंबाई है चाप पी बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये जो चाप है ये बी क्यू से। तो यहाँ से हम एक चीज़ और सिद्ध कर सकते हैं कि जो चाप बी क्यू है ये है 3 गुणा चाप पी पी, ये भी हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ एंगल मान लेते हैं कि जो बी क्यू है, ये जो बी क्यू है, ये जो बी क्यू ये जो एंगल इस पे बना रहा है, इसको मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये बना रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं कि जहाँ पे ये फाई एंगल बना रहा है। और इसी के साथ हम ये मान सकते हैं कि क्यू एन ए बी पर लंब खींच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो क्यू एन है वो ए बी पे लंब खींच देते हैं, ए बी पे क्यू एन, यहाँ से इस पे एक लंब खींच देते हैं, इसको पॉइंट देते हैं नाम एन। तो हमारे लंब का खींच के ऐसे पॉइंट में, और उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि tan इस ट्रायंगल के अंदर, जो ये ट्रायंगल है इसके अंदर यदि हम tan निकालते हैं, tan पाई माइनस फाई इसके वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा जैसे ये एंगल फाई दिया हुआ है, तो यदि ये वाला एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस फाई हो जाएगा। और पाई माइनस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन। क्यू एन डिवाइडेड बाई ये पॉइंट ओ है, तो ओ एन ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्यू एन हमारा क्या है
क्यू एन अभी हमने निकाला है। क्यू एन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ से निकल के आ गया 4a, ठीक है। क्यू एन तो ये हो जाएगा और ओ एन ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस a साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4a कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस a कॉस अल्फ़ा। ये देखो कैसे निकाला है, ये हमने कैसे निकाला है। इसको निकालने के लिए देखो कि क्यू एन, जो हमारा क्यू एन है, क्यू एन की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं। क्यू एन क्या हो जाएगा, जो हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो सेंटर है इस, सॉरी ये जो क्यू कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हमने क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले, ऊपर क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले, इस क्यू के कोऑर्डिनेट यदि क्यू एन के लंबाई, तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट के अंदर से यदि हम ये जो कोऑर्डिनेट घटा दें, इस जो सेंटर कोऑर्डिनेट, तो ये हमारे क्यू एन में से सेंटर कोऑर्डिनेट घटा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्यू एन आ गया, ठीक है। ऐसे ओ एन निकालें, ओ एन निकालें तो हम ओ एन कैसे निकाल सकते हैं कि यदि इसके वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है ये, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट जो क्या आ जाएगा ये, इसमें से हम क्या घटा दें, इस वाले कोऑर्डिनेट को, ये जो हमारे ओ के कोऑर्डिनेट है ये, मतलब इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ घटा दें तो हमारे पास ये लेंथ आ गई, तो हमारे पास ये आ गया 10 पाई माइनस 5 की वैल्यू। तो यहाँ से यदि इसको सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्यूशन आपको बता नहीं रहा हूँ, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तो आ जाएगी, सॉरी हाँ ये वैल्यू आ जाएगी 10 पाई आ जाएगी। और यदि इसको सॉल्व करोगे यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं कि 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अल्फ़ा। यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा, तो कि जो एंगल है ये चाप बना रहा है, ये तिगुना चाप बना रहा है किससे, बीबी से, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो यदि अब हम निकालते हैं कि कण परवलय गति प्रारंभ करने के बाद अधिकतम कितनी हाइट पे जाएगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको किसी परवलय के समीकरण में हमको ये पता होता है कि कोई भी परवलय गति करता हुआ कण जो अधिकतम ऊंचाई हासिल करता है वो होती है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यहाँ से परवलय के लिए हमको वी स्क्वायर की वैल्यू पता है एजी साइन अल्फा, यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी। और यदि हम बिंदु ए से अधिकतम ऊंचाई निकालें तो हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस ये हाइट। इसका ये मतलब है कि ए तो इसका त्रिज्या हो गया, इसलिए यहाँ पे ए आ गया, ए कॉस थीटा इसलिए आएगा त्रिज्या के ऊपर, ये जो हाइट है ये हो जाएगी ए कॉस थीटा, और इसके ऊपर जितनी हाइट होगी वो हो जाएगी ये, तो यहाँ से टोटल ए से हाइट आ जाएगी हमारे। अब हम यहाँ से जो सेकंड गति प्रारंभ करते हैं, अभी तक तो हमने ये देखा कि सर्कुलर के अंदर गति होती है। अब हम देखते हैं इस सर्कुलर पाथ के ऊपर से यहाँ से एक ऑब्जेक्ट छोड़ा जाता है जो कि स्लाइड होके ऊपर गति करता है, और एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब वो इस सर्कुलर को छोड़ के अपनी अलग गति प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से हम गति इसकी अध्ययन करते हैं। तो हम यह मानते हैं कि इस कण को हमने विरामावस्था से छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 पर। तो यहाँ से हम सेम वही गति का समीकरण लिखेंगे, गतिज ऊर्जा का समीकरण, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद में अभिकेंद्री बल जो कि उसके प्रतिक्रिया के बराबर है। तो फर्स्ट हम देखते हैं चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी तो हाफ एम जीरो स्क्वायर माइनस यहाँ पे वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो ये जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू हाइट। अब क्योंकि इसकी हाइट कम हुई है तो कम होने से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, कमी आएगी, इसलिए मैं ऐसे कर देते हैं माइनस एम जी इंटू ए एन, और ए एन के लिए क्या हो जाएगी ए ओ माइनस ये कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हाँ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी ए कॉस थीटा। यहाँ से वेलोसिटी वी की वैल्यू आ जाएगी वी इक्वल टू माइनस 2 ए जी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमको ये पता चलेगा कि पॉइंट पी पर जो कण की वेलोसिटी है वो ये आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स लिखेंगे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस एम जी का एक घटक आएगा इस डायरेक्शन में जो कि होगा एम जी कॉस थीटा, तो वो रिएक्शन में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अंदर जो टोटल अंदर बल हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस आर, और वो किसके बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी 3 कॉस थीटा माइनस 2। अब देखिए यहाँ से सेम उसी प्रकार से हम मान के चलते हैं कि किस पॉइंट पे जो कण है, जैसे हमने माना कि इस पॉइंट पे कण क्या करता है, सर्कुलर मोशन को छोड़ के अपनी अलग गति प्रारंभ कर देता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि
हम वो पॉइंट निकालते हैं कि किस पॉइंट पे ये गति करेगा, तो हम वापस से वही चीज़ लेके चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि किस पॉइंट पे ये कण इस वृत्तीय पथ को छोड़ देगा, किस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे वो इस वृत्तीय पथ को छोड़ेगा तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं आर की वैल्यू 0 हो जाती है। आर की वैल्यू 0 किस पे होगी, आर की वैल्यू 0 करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, mg 3 cos थीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा आ जाएगा 2/3, मतलब थीटा की वैल्यू 2/3 पे क्या होगा, जो कण है ये क्या कर देगा, इस सर्कुलर मोशन को छोड़ के गति प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वो हाइट भी निकाल सकते हैं कि किस हाइट पे ये छोड़ेगा। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू हमने निकाली थी, ए एन क्या निकल के आया था, ए माइनस ए कॉस थीटा निकल के आया था। और यहाँ से थीटा की वैल्यू ये डाल देंगे कि मान लेते हैं कि इस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए माइनस 2/3 ए, मतलब a/3, मतलब ऊपर से a/3 हाइट पे ये छोड़ देगा और थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई, उस 2/3 पे वैल्यू छोड़ देगा, ठीक है। और यदि हम निकालना चाहें कि जब ये छोड़ेगा इस पॉइंट पे यदि कण छोड़ता है तो उस पॉइंट पे वेग कितना होगा, हम मान लेते हैं बिंदु P मान लेते हैं इसको, तो बिंदु P पर वेग कितना होगा, P पे वेग कितना होगा। अब हमने वेग का समीकरण लिखा था, तो वहाँ से देखो वेग का समीकरण था हमारा, वेग का समीकरण था v² इज इक्वल टू 2ag1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा वेग का समीकरण था। यदि वेग हम निकालें P पॉइंट पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान, यहाँ से मान आ जाएगा 2ag1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 रखें यदि, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/3ag इक्वल टू vp², मतलब Vp कितना आ गया, √2/3ag, मतलब इस पॉइंट P पे जब वो इस वृत्तीय पथ को छोड़ेगा तो वहाँ पे इसका वेग आ जाएगा। अब हमने देखा था कि यदि इस कण P पर यदि एक बिंदु P पर कण यदि वृत्तीय पथ को छोड़ के परवलय गति करता है, तो यदि उस परवलय का समीकरण निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि सबसे पहले परवलय का जो व्यापक समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है किसी परवलय का। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। और हमने देखा कि बिंदु P पे जब कण छोड़ता है वृत्तीय पथ तब वहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, 2/3, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 मतलब tan थीटा की वैल्यू √5/2। यहाँ से हम वैल्यू दोनों रख देते हैं, तो ये हमारा जो समीकरण आ गया, क्या आ गया, इस परवलय गति का समीकरण आ गया। अब हम मान लेते हैं कि जो परवलय गति प्रारंभ करता है तो ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे गिरता है। तो इस पॉइंट का यदि हम क्या निकालना चाहें, कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि इसको बिंदु C मान लेते हैं, तो C दूरी निकालना चाहें तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस BC का समीकरण निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो इस BC का समीकरण कैसे निकलेगा, तो ये जो y दूरी जाएगी ये तो है यहाँ तक a, और ये जो दूरी है यहाँ से निकाल देंगे, ये हो जाएगा a cos थीटा। तो यहाँ से जो y का समीकरण है, जो BC का समीकरण निकालना चाहें तो BC का समीकरण क्या हो जाएगा, BC का समीकरण क्या हो जाएगा, BC का समीकरण हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं a प्लस a cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5a/3। ये किसका समीकरण आ गया, BC का समीकरण, मतलब y इक्वल टू 5a/3 आ गया हमारे पास BC का समीकरण। अब यदि हम करें, यदि कण बिंदु C पर गिरता हो तथा पी वाई BC को D पे मिलती है, हमारा जो पी वाई जो है, यदि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मानते हैं तो ये हमारा जो पी वाई है इसको मान लेते हैं y, पी वाई बिंदु को BC पे मिलती है, तो CD का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CD का मान निकालने के हमको क्या करना, इस समीकरण में से, परवलय के समीकरण में से इस जो रेखा का समीकरण है इसको रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से जो y की वैल्यू क्या रख देंगे 5a/3, y की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे 5a/3, ये कितना हो जाएगा √5/2x प्लस 27 16a(x²। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो समीकरण है वो x के अंदर क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4√5 प्लस 20 √2/27 ये हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से BC की वैल्यू निकलेगी कितनी दूरी पे ये इसको मिलती है जाके, तो हम यहाँ से दूरी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि हम यहाँ से
एक्स क्यू निकल गया यहाँ से, और यहाँ से हमको पता चल गया कि बी सी दूरी इतनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो परवलय गति होती है वो भी देख लिया, आंतरिक रूप से भी देख लिया और बाह्य रूप से भी देख लिया। अब हम इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम जो साइक्लॉइड मोशन है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।